एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज के इस क्लास में हम 17 जुलाई के शिफ्ट 4 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं सीजीएल 2023 जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन, वो भी शिफ्ट वाइज। लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स की भी कराती हूँ, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाए। और अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंटेंसिव एग्रीकल्चर इम्प्लाइज, इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं गहन कृषि। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब होता है यूज ऑफ मोर लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स ऑन द गिवन लैंड अंडर कल्टीवेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लेबर और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल लगा के अगर आप खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं गहन कृषि। और ये क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल में भी ये 2 बार पूछा गया। यहाँ से आपको इंटेंसिव एग्रीकल्चर तो याद रखना ही है कि जब हम बहुत ज़्यादा लेबर एंड कैपिटल का यूज़ करके एग्रीकल्चर करते हैं तो वो होती है गहन कृषि। लेकिन अगर हम लो इनपुट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल लगा के अगर कल्टीवेशन करें तो वो होता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। और ये जो बी ऑप्शन लिखा है ना, ये एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की डिफिनीशन है। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहेब अ रिबेल एट कानपुर वॉज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवा। यहाँ पे कह रहा है नाना साहेब जो हैं ये किसके बेटे थे, किस पेशवा के बेटे थे ये? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजीराव सेकेंड। अगर बात करें बाजीराव सेकेंड की तो ये मराठा एम्पायर के जो है लास्ट पेशवा थे, लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर। अगर नाना साहेब की बात करें तो इनका नाम जो था धोंदू पंत था बचपन में, और इन्होंने जो कि इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसमें इन्होंने योगदान दिया था कानपुर से। 1857 में जो क्रांति हुई थी इसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें इन्होंने कानपुर से जो है लीड किया था। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें इन्होंने कानपुर से जो है योगदान दिया था, और इसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर सिपाही म्यूटनी यानी सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और पता है ये क्वेश्चन ना पूछ लेता है कि जो 1857 में रिवोल्ट हुए उसका सेंटर क्या था और वहाँ से लीडर्स कौन थे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अगर बात करें दिल्ली से कौन था लीडर 1857 रिवोल्ट का, तो जनरल बख्त खान। कानपुर से नाना साहब, ये तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और लखनऊ से आप याद रखिएगा बेगम हजरत महल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बरेली से खान बहादुर, और बिहार से आपको याद रखना है कुंवर सिंह। ये जो है रिपीटेड है, 2-3 बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ये तो सबको पता होता है, तो ये आप याद रखेंगे बिहार का, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कानपुर का। और यहाँ से आपको ये याद रखना ना कि इसको जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर जी ने बोला था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशंस डू नॉट एक्सपीरियंस स्नोफॉल इन विंटर्स। यहाँ पे पूछा कौन सा हिल स्टेशन ऐसा है जहाँ पे विंटर्स में स्नोफॉल नहीं होती। तो अगर आपको लोकेशन पता होती कि ऊटी कहाँ है, वैसे बहुत लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन होती है ऊटी, तो ऊटी तमिलनाडु में है, तो यहाँ पे विंटर्स में कभी स्नोफॉल नहीं होती। बाकी नैनीताल, शिमला, श्रीनगर इन सब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल्स एंड हॉस्टल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा स्कीम विल बी रीनेम्ड आफ्टर। यहाँ पे कह रहा है ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का समग्र शिक्षा स्कीम है एक, तो उसके तहत जो भी स्कूल हैं और हॉस्टल हैं उनका नाम किसके नाम पर बदला जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। अगर आपसे पूछे ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, ईयर भी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ये कई बार रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है, ऑन 7 नवंबर 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड एंड ऑफर्ड प्रेयर्स एट द सेलिब्रेशन ऑफ द डैश प्रकाश पर्व ऑफ श्री गुरु नानक देव जी एट न्यू दिल्ली। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अगर आपसे नेक्स्ट ईयर का पूछे तो आप जोड़ के निकाल सके। और एसएससी में मैंने देखा है ये लोग करंट अफेयर्स में ना एडिशन बहुत ज़्यादा मतलब पूछते हैं, रिसेंट ईयर्स में मैंने देखा है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि 2022 में नानक देव जो हैं उनका कौन सा वो प्रकाश पर्व था, कौन से नंबर का? राइट आंसर हो जाएगा 553। अगर 2023 का पूछे तो 554,
और ऐसे आप जोड़ के निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इतना फेमस है, देखिए पहले शिफ्ट में भी आया, फिर एक बार किसी और शिफ्ट में आया था और अभी फिर से ये पूछ रहा है। अभी हम ये 8वें शिफ्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं जब से मैं आपको करा रही हूँ, और ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है 8वें शिफ्ट में। तो सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ से आपको ये याद रखना है ना कि ब्लू ग्रीन एल्गे को हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, और ये मैं आपको करा चुकी हूँ इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही। रेड एल्गी को बोलते हैं रोडोफाइटा, और ब्राउन एल्गी इसको बोलते हैं सारगैसम। ग्रीन एल्गे को क्लोरोफाइके भी बोलते हैं, लेकिन क्लेमेडोमोनास यहाँ पे दिया है इसका एग्जाम्पल, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा थर्ड वाला, और सी का हो जाएगा आपका सेकेंड वाला, एंड ब्राउन एल्गे सारगैसम। तो ये आपको याद रखना है, रट्टा मार लीजिए, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में रिपीटेड है। जैसा कि ये 8वां शिफ्ट में करा रही हूँ, 3 बार रिपीटेड है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्स मेकिंग द एसिडिक फूड अल्कलाइन दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी स्टमक से फूड आता है एसिडिक फूड, उसको अल्कलाइन कौन बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइल जूस जो है एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाता है। इसको छाप लीजिए, रट्टा मार लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे कि बाइल जूस प्रोड्यूस कौन करता है, तो बाइल जूस लिवर प्रोड्यूस करता है और स्टोर होता है ये गॉल ब्लैडर में, और इसका काम होता है फूड को अल्कलाइन बनाना। और यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि लिवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्टोर कहाँ पर होता है, प्रोड्यूस कौन करता है। तो अब देखिए यहाँ पे ना डाइजेशन, पाचन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ गया है, तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो देखिए डाइजेशन जो है ना वो माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में जो सिलेवरी ग्लैंड्स होती है उनसे सिलेवरी एंजाइम्स जो है सिक्रीट होते हैं, और ये एंजाइम्स करते क्या हैं, ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में ब्रेक करते हैं। तभी आप अगर रोटी वगैरह खाते होंगे ना तो कुछ टाइम बाद वो मीठा लगने लगता है। उसके बाद ये खाना माउथ से ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, जिसके थ्रू आपका खाना स्टमक में जाता है। अब स्टमक में HCl रिलीज होता है। HCl क्यों रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए क्योंकि ये जो है पेप्सिन की हेल्प करता है। अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन केवल एसिडिक मीडियम में काम करता है, और ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, और पेप्सिन को काम करने के लिए चाहिए होता है एसिडिक मीडियम, इसी वजह से HCl रिलीज होता है। अगर HCl की बात करें बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है तो इससे हमारा जो स्टमक है ना वो जल सकता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो हमारा पेट क्यों नहीं जलता, इसलिए क्योंकि उसमें एक बहुत सॉफ्ट सी मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि हमारे स्टमक को जो है प्रोटेक्ट करता है इससे, HCl से। अब यहाँ पे जब खाना स्टमक में आ जाता है ना, और वहाँ पे पेप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है एसिडिक मीडियम में, उसके बाद ये स्फिंक्टर मसल अलाउ करती हैं कि ये जो फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आए। स्मॉल इंटेस्टाइन केवल नाम का ही स्मॉल है, ये लंबा होता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से भी लंबा होता है। अगर लेंथ की बात करें, रफली 7 मीटर जो है इसकी लेंथ होती है, और सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि मेजर डाइजेशन इन इट, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर डाइजेशन होता है। 7 मीटर का ये लेंथ होता है इसका। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब जहाँ आपका माउथ स्टार्ट होता है एनस तक, मतलब जहाँ से खाना स्टार्ट होता है, जहाँ तक वो डाइजेस्ट होता है, उन सबको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए यहाँ पे ना आपको याद रखना है लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है। बाइल जूस आपको तो पता चल गया कि हाँ वो लिवर सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, बाइल जूस जो होता है ना ये फैट्स को फैटी एसिड में ब्रेक करता है। और अगर आपसे पूछे ना कि किस बीमारी में लिवर पर प्रभाव पड़ता है, हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस ऐसी 2 बीमारियां हैं जिसमें लिवर पे इफेक्ट पड़ता है। पैनक्रियाज की बात करें, पैनक्रियाटिक जूस ये सिक्रीट करता है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन जो होता है ना ये प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करता है। देखिए 2 है ना, एक तो हमने ऊपर पढ़ा पेप्सिन और यहाँ पे हमने पढ़ा ट्रिप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में, फर्दर सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करता है। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि क्यों बने होते हैं ये, या इनका नाम क्या होता है,
तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं विलई, और ये इसलिए बना होता है ना ताकि फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके। और अब देखिए यहाँ से दो चीज़ आपको और याद रखनी है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फूड इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, यानी जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे बॉडी में किस फॉर्म में जो है स्टोर रहता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर रहता है। लेकिन अगर प्लांट में पूछे कि प्लांट का जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच डिस्कवरी डिड विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकले, जॉन ब्रैडीन एंड वॉल्टर हाउजर ब्रेटेन जॉइंटली रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1957। यहाँ पे 3 लोगों का नाम दिया है, एक तो है शॉकले, जॉन ब्रैडेन एंड वॉल्टर। तो इन तीनों को कह रहा है कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, एक साथ इनको 1956 में नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने खोजा था ट्रांजिस्टर इफेक्ट, इसी वजह से इनको मिला नोबेल प्राइज। अब आपका काम ये है ना कि आप ये भी याद रखें कि कब मिला और किस फील्ड में मिला, क्योंकि क्वेश्चन ना घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, और ये मैं आपको पहले लेक्चर से ही बता रही हूँ कि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ रिवर्स इज अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा रिवर पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी एंड गोदावरी। मैंने आपको पहले वाले ही शिफ्ट का सोल्यूशन करते हुए बताया था हिमालयन रिवर सिस्टम, और उसमें भी 3 रिवर्स आती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। तो इंडस रिवर सिस्टम मैंने वहाँ आपको बताया था, और मैंने कहा था कि जब भी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम आएगा तो उसको हम एक साथ करेंगे, बाकी अब गंगा और ब्रह्मपुत्र फिर बचा रह जाएगा, तो जब उसका क्वेश्चन आएगा तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी हैं और उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। पहला रिवर है पेनिनसुलर रिवर में नर्मदा रिवर, इसका ओरिजिन होता है अमरकंटक हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ओरिजिन पूछा हुआ है। अगला है यहाँ पर तापी रिवर, और इसका तो सीधे CHSL में लिख के पूछा था कि ओरिजिनेट होती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP से, 724 किलोमीटर है। तो कौन सी रिवर है, ऐसे पहेली के फॉर्म में पूछा था, तो वो थी तापी रिवर। तापी रिवर रिफ्ट वैली से होके गुजरती है, इसका ओरिजिन होता है सतपुरा रेंज इन बैतूल प्लेट्यू, और 724 किलोमीटर की इसकी लेंथ होती है। यहाँ से आपको ये भी याद रखना ना कि इसका बेसिन कहाँ कहाँ पर है, मतलब कि कोई भी रिवर जो होती है ना वो, और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, सब कुछ मिला के होता है उसका बेसिन एरिया। तो ये जो है मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि तापी रिवर का बेसिन किस स्टेट में नहीं है, तो अगर आपको याद रहेगा ऑप्शन तो आप आसानी से आंसर मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे गोदावरी रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ये है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा, और इसका ओरिजिन होता है नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, और इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेन गंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती एंड वैन गंगा, ये इसकी गोदावरी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। अगला यहाँ पे कृष्णा रिवर, और ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसका भीमा और मूसी और तुंगभद्रा, ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछा गया, इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। ओरिजिन ये होता है महाबलेश्वर से, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर महानदी रिवर, ये भी पूछा हुआ था इसमें CHSL में कि सिहावा डिस्ट्रिक्ट से या कहाँ से निकलती है, तो ये सिहावा जो जगह है रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और इसकी ट्रिब्यूटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इब, औंज, तेल, जोंक और हस्तो, ये ट्रिब्यूटरीज है महानदी रिवर की। अगला यहाँ पर कावेरी रिवर, और ये जो है ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है, कोगादू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ से, और इसकी लेंथ है 1341 किलोमीटर्स, और ट्रिब्यूटरीज इसकी ये जो है ना काबिनी वाली ट्रिब्यूटरी भवानी, ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो हेमवती, काबिनी, भवानी और अमरावती, तो यहाँ जहाँ पे ती लगा रहेगा तो समझ जाइएगा कि कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। अगला यहाँ पे नर्मदा रिवर जो है, यहाँ पे आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच जो रिफ्ट वैली है ना, वहाँ से ये बहती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, और इसी के ऊपर धुआंधार वाटरफॉल है। और यहाँ से आपको याद रखना है लूनी रिवर राजस्थान की है।
भरतपुजा, पेरियार और पंबा रिवर ये केरला की हैं। स्पेशली ये भरतपुजा और पेरियार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मांडोवी एंड जुवारी रिवर गोवा का है और इस पर है दूध सागर वाटरफॉल। शारावती रिवर अगर पूछे कर्नाटका में, यहाँ पे जोग फॉल्स है। जोग फॉल्स को गरसोप्पा फॉल्स भी बोलते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जितनी भी मैंने लिखा है वो सारा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ज़रूर इसको रिवाइज करके जाना है। बाकी गंगा रिवर सिस्टम बचा है और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, तो जब भी वो आएगा तो हम उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे डिटेल में। अगला क्वेश्चन है, अशोका सेंट अ मिशन टू स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा लेड बाय हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने बेटे जो कि महेंद्र थे और उनकी बेटी संघमित्रा को कहाँ पर भेजा था धम्म का प्रचार करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सीलोन। सीलोन का मतलब श्रीलंका, यानी कि ये श्रीलंका का जो है पुराना नाम था, वहाँ पे भेजा था इन्होंने। और अगर बात करें, अशोक ने जो है कलिंग वॉर लड़ा था, काफ़ी ज़्यादा फेमस वॉर। इसके बाद इन्होंने बुद्धिज़्म धर्म अपना लिया था। तो 261 BC में इन्होंने ये लड़ा था और ये ईयर भी पूछा हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसीट इट इज़ कॉल्ड। अब देखिए, इकोनॉमिक्स से ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी ट्रिकी लगता है सबको, लेकिन होते काफ़ी ईजी हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात आप देखिए रिसीट और एक्सपेंडिचर। रिसीट का मतलब एक तरह से समझ लीजिए कमाई, यानी सरकार की जो कमाई है उसको बोलते हैं रिसीट, और सरकार जो खर्चे करती है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। जैसे हमारे घरों में होता है ना कि अगर हमारा खर्चा ज़्यादा है और रिसीट यानी कमाई कम है, तो जाहिर सी बात है हमें घाटा होगा ना, तो डेफिसिट होता है। घाटा का इंग्लिश होता है इकोनॉमिक्स में डेफिसिट। तो वही पूछ रहा है कि अगर सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसीट से, यानी कमाई कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा, तो इनको कौन सा घाटा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इनको रेवेन्यू डेफिसिट होगा। ठीक, अब देखिए डेफिसिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बजट जो होता है ना, उसमें रिसीट और एक्सपेंडिचर यानी कमाई और खर्चे का जो एस्टिमेशन लगाया जाता है, और एक बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो गवर्नमेंट बजट तैयार करती है तो वो क्या होता है, तो वो एस्टिमेटेड होता है। मतलब उतना खर्चा हुआ नहीं रहता है तुरंत, लेकिन वो एस्टिमेट लगाते हैं, आकलन करते हैं कि हाँ इतना पैसा खर्च हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनकम जो अगर है वो ज़्यादा है और आपका खर्चा कम है तो वो होता है सरप्लस बजट। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है तो बैलेंस्ड बजट। अगर इनकम कम है खर्चे ज़्यादा तो आपको डेफिसिट होगा। और सरकार का जो डेफिसिट होता है ना, उसको 3 तरह में बांटा जा सकता है, 3 टाइप्स का होता है और बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। अब देखिए फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन बोरोइंग रिसीट्स। देखिए सरकार का जो 2 अकाउंट होता है, एक तो रेवेन्यू और एक कैपिटल। तो रेवेन्यू में भी रिसीट और एक्सपेंडिचर वाला आता है, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली चीज़ें आती हैं। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगी। CHSL में इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था और इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, 4-5 मिनट का होगा, आप देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फिजिकल डेफिसिट याद रखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर यानी सारे खर्चे में से अगर हम माइनस कर दें टोटल नॉन बोरोइंग रिसीट, यानी बिना उधार लिए आपने जो कमाई किया है उसको माइनस कर दे पूरे खर्चे में से, तो निकल के आता है आपका फिजिकल डेफिसिट। और एक बार तो क्वेश्चन ये पूछा गया ना कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है ये किसके बराबर होता है, तो ये सरकार जो उधार लेती है उसके बराबर होता है। मतलब मान लीजिए सरकार की कमाई 100 रुपये हुई और उनका जो है खर्चा 200 रुपये हो गया, तो 100 रुपये वो कहाँ से लाएंगे, आखिर उधार लेंगे ना कहीं से। तो वही है फिजिकल डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट बोरोइंग के बराबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ये सबसे सिंपल है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से आप रेवेन्यू रिसीट घटा दीजिए, इसको राजस्व घाटा बोलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट को प्राथमिक घाटा बोलते हैं। इसमें से आप फिजिकल डेफिसिट तो घटाएंगे ही घटाएंगे, माइनस करेंगे आप इंटरेस्ट पेमेंट टू अदर्स। यानी कई बार क्या होता है ना कि अगर सरकार को लगता है कि घाटा तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है बजट में, तो वो जो भी पहली सरकार उधार ली रहती है उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं ना, तो वो दिखा देते हैं कि अरे ये तो पहले का लिया हुआ था, हम इस पे इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो हमारा रियल वाला घाटा ये है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट टू अदर्स। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है परमवीर चक्र, अशोक चक्र
एंड वीर चक्र आर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ विच डे, यानी ये परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र कब दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपब्लिक डे पे ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। आपको याद रखना है ये अशोक चक्र मिलिट्री को भी दिया जा सकता है और सिविलियंस को भी, लेकिन वीर चक्र और परमवीर चक्र ये मिलिट्री को ही दिया जाता है और प्रेसिडेंट जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिपब्लिक डे के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, द म्यूजिशियन शिवमणि इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इनका जो है बहुत पहले रिपीट हुआ था सीरियल में ये क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा ये रिलेटेड है ड्रम से। आप याद रखिएगा एन राजम ये वॉयलिन से रिलेटेड हैं और अकेले है ये वॉयलिन से रिलेटेड जो फेमस है, तो इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें सरोद प्लेयर को तो आप याद रखिएगा यहाँ से अमजद अली खान सरोद प्लेयर से रिलेटेड हैं और ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, लेकिन आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा ज़रूर। अमजद अली खान सरोद प्लेयर से रिलेटेड है और इनको जो है बोला जाता है सरोद सम्राट, तो यहाँ से आप याद रखेंगे अमजद अली खान को बोला जाता है सरोद सम्राट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि सरोद सम्राट किसको बोला जाता है, तो अमजद अली खान को। और अगला नाम आप याद रखेंगे यहाँ से अलाउद्दीन खान भी जो है ये सरोद प्लेयर से रिलेटेड हैं। और यहाँ से आपको याद रखना है शहनाई से तो बिस्मिल्लाह खान, इन्होंने जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो रेड फोर्ट पे शहनाई बजाई थी। 2001 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्लेव जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु लेड हिज आर्मी इन द बैटल अगेंस्ट रामचंद्र ऑफ देवगिरी। यहाँ पे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का स्लेव जनरल कौन था जिसने कि उसकी आर्मी को लीड किया था जब उसने बैटल लड़ा था रामचंद्र जो थे देवगिरी के, उनके खिलाफ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मलिक काफूर। यहाँ से आपको दिल्ली सल्तनत का टाइमलाइन याद रखना है क्योंकि कई बार ना ऑर्डर में लगाने के लिए दे देगा, तो आपको ईयर याद हो या ना हो, पर इनका ये जो है याद होना चाहिए कि किस ऑर्डर में ये थे। तो आप इसको याद कर सकते हैं, सब खतरनाक थे सारे लोग, यानी कि पहले आ जाएगा स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, सब खतरनाक थे सारे लोग। तो पहले आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि पहले वाले एस का मतलब स्लेव डायनेस्टी, ये पहले आई थी। अब यहाँ से ना इम्पॉर्टेंट रूलर्स की बात करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर रूलर पे या फिर डायनेस्टी पे क्वेश्चन आएगा तो हम उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अभी जान लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले सुल्तान थे दिल्ली के और इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनवाए, कौन कौन से, कुतुब मीनार एंड कुव्वतुल इस्लाम, लेकिन ये 4 साल ही थे, उसके बाद डेथ हो गई थी इनकी। तो उसके बाद आए इल्तुतमिश, इन्होंने जो है उसको कंप्लीट कराया कुतुब मीनार एंड कुव्वतुल इस्लाम को। नेक्स्ट है इनकी बेटी आई रजिया सुल्तान, सोल फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर थी इंडिया की और दिल्ली सल्तनत की इकलौती फीमेल रूलर थी ये। नेक्स्ट है बलबन, और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिजदा एंड पैबोस जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था कोर्ट के एटिकेट के रूप में, तो ये आप याद रखेंगे, सिजदा एंड पैबोस जो है कोर्ट में इन्होंने स्टार्ट किया था बलबन ने। और नवरोज फेस्टिवल जो कि पूछा हुआ है कि किस कम्युनिटी का फेस्टिवल है, तो पारसी कम्युनिटी का फेस्टिवल है, इसको भी बलबन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल को जो है शिफ्ट कर दिया था दौलताबाद और इसने स्टार्ट किया था दीवाने कोही डिपार्टमेंट और टोकन करेंसी भी इन्होंने स्टार्ट की थी। तो यहाँ से आपको इतना चीज़ याद रखना है, अगर किसी पर्टिकुलर रूलर से क्वेश्चन आया होगा आगे तो उसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द पद्मश्री अवॉर्डी इन 2022 अर्जुन सिंह ध्रुवे इज अ ट्राइबल डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। यहाँ पे कह रहे हैं पद्मश्री अवार्ड दिया गया अर्जुन सिंह ध्रुवे को 2022 में, तो ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, बैगा डांस से रिलेटेड है। बैगा डांस जो है ये बैगा ट्राइब परफॉर्म करती है, और अगर बात करें बैगा ट्राइब तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, तो ये बहुत सारे स्टेट्स में पाई जाती है, तो इसका पूछने का चांसेस ज़्यादा नहीं है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं ना कि ये सांथाल जो है ये सांथाल ट्राइब झारखंड से रिलेटेड है, और अगर बात करें तिरताली ये फेस्टिवल है ये मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
द नंबर ऑफ ऑन फील्ड एम्पायर्स इन क्रिकेट मैचेस इज, यानी ऑन फील्ड नंबर ऑफ एम्पायर्स, कितने एम्पायर होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑन फील्ड 2 एम्पायर्स होते हैं। और कभी कभी स्पोर्ट्स से तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर गीत इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। बोर गीत जो है किससे रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्तरिया से रिलेटेड है। और सत्तरिया जो है ये असम का क्लासिकल डांस है। अगर आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और ओडिसी तो उड़ीसा का है। मणिपुरी जो है वो मणिपुर का क्लासिकल डांस है। और अगर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। और अगर बात करें कथक का, तो कथक भी क्लासिकल डांस है यूपी का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। अगर आप पहले सारे शिफ्टों का सोल्यूशन, जो मैंने 7 शिफ्ट का कराया है सोल्यूशन, अगर आप उसको देख के आए होंगे ना, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। तो जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है उसको हम बार बार कवर नहीं करेंगे, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप जो है पहले से देखिए, पहले वाले नंबर से, ताकि आपको आसानी हो। कथकली एंड मोहिनी अट्टम अगर पूछे, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये अगर पूछे तो ये केरला का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BFSI स्टैंड्स फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डैश इन इंडिया। इट इज़ अ ब्रॉड टर्म फॉर इंडस्ट्रीज दैट ऑफर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सिंपली यहाँ से आपको BFSI का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आप इसको याद रखिएगा फ्यूचर के लिए, क्या पता ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज इफ़ यू गो डाउन द ग्रुप। अब ऐसा क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है पीरियोडिक टेबल का, कि अगर हम ऊपर से नीचे जाएं या दाएं से बाएं जाएं तो क्या होगा। तो अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे ना, तो एटॉमिक साइज जो हो जाएगा वो इंक्रीज होता है, ठीक। लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। जैसे कि आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इसका मतलब उसमें शेल का जो संख्या होगा वो ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी तो उतना ही ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा। तो इसीलिए कहते हैं ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है। अगला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़। और ये क्वेश्चन भी देखिए फिर से रिपीट हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो जोड़ी गई थी वो किसके रिकमेंडेशन से जोड़ी गई थी। बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने इसको आपको 2-3 बार बता दिया सोल्यूशन कराते हुए ही। स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर इसको जो है लाया गया था। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको जोड़ा गया था। लेकिन तब केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। अगर आपसे पूछे 11th फंडामेंटल ड्यूटी, तो वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू जोड़ी गई थी, जो कि CHSL 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात करें यहाँ से ये राजछलिया कमेटी किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स लिख दे रही हूँ। टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया से रिलेटेड थी राजछलिया कमेटी। और अगर आपसे पूछे कि सांथनम कमेटी किससे रिलेटेड थी, तो ये करप्शन को रोकने से रिलेटेड थी। और अगर आपसे पूछे कि केलकर कमेटी किससे रिलेटेड थी, तो ये इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म से रिलेटेड थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज बिहाइंड पब्लिशिंग द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। पहला न्यूज़पेपर इंडिया में किसने पब्लिश किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्टस हिके। और अगर पूछे कि इन्होंने कब स्टार्ट किया था, तो 1780 में स्टार्ट किया था, और ये आयरलैंड के थे, आयरिश मैन थे। और अगर बात करें तो वो न्यूज़पेपर का नाम क्या था, तो वो था द बंगाल गजट। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर का नाम, तो बंगाल गजट। किसने पब्लिश किया, तो जेम्स ऑगस्टस हिके ने। कब पब्लिश किया, तो 1780 में इन्होंने पब्लिश किया। तो ये आप ज़रूर से याद रखेंगे। और यहाँ से आपको याद रखना है, दीन बंधु मित्र, इन्होंने ना एक बुक लिखी थी, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक। इसको ज़रूर याद रखेंगे आप। नील दर्पण अगर बुक पूछी जाए किसने लिखी, तो दीन बंधु मित्र ने लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट
दी 2031 ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप। मतलब इतना लंबा अभी से डिसाइड हो चुका है कि 2031 का ODI वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, इंडिया एंड बांग्लादेश। अगर ये कोई चीज़ पूछते हैं ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होस्ट होगी, तो 70-80% केसेस ऐसा होता है कि इंडिया में होस्ट होने वाला होता है, तभी ये क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन अगर ओलंपिक्स वगैरह की बात करें या फीफा वगैरह की, तो वो इंडिया में तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो पूछा जाता है तो वो अलग है। लेकिन 70-80% केसेस में जो चीज़ें इंडिया में होस्ट होने वाली होती हैं तो उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस्ड डैश टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022। अब ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, पर मेरे ख्याल से SSC नोज नो बाउंड्री अबाउट करंट अफेयर्स। इनको करंट अफेयर्स का कोई वो नहीं है, 2 साल 2.5 साल का भी कभी कभी ये पूछ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे में हरियाणा गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लेकर आई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम ये लेकर के आए थे, जिससे कि विमेन को भी बिजनेस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, उनको भी अवसर मिले, ऐसा ये लेकर के आए थे। इनका ये भी था कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को ये इनकरेज करें ताकि जो भी जेंडर डिस्पैरिटी है ना हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में, वो कम हो सके। उज्ज्वला स्कीम की बात करें तो ये LPG गैस कनेक्शंस के लिए आया था, और महिला E-हार्ट जो स्कीम है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए आया था, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्वाधार की, तो ये भी वुमेन्स को जो है अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए आया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन pertaining to 3 लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहा है कि सेंटर स्टेट यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो रिलेशन होता है, जो 3 लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है ना, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहले तो आप ये जान लीजिए ना कि 3 लिस्ट होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और अगर पूछे कौन कौन सी, एक तो होती है यूनियन लिस्ट, और एक तो होती है स्टेट लिस्ट, और एक होता है हमारा कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार लॉ बना सकती है, नियम कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट ऐसे सब्जेक्ट जिस पे कि केवल राज्य सरकार को अधिकार है कानून बनाने का। कंकरेंट लिस्ट में दोनों लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर इन लोगों के बीच कोई भी विवाद हो जाता है ना, तो उसमें जो यूनियन वाले जो बनाएंगे वही वाला लॉ प्रिवेल करेगा, वही माना जाएगा। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जो तीनों लिस्ट में नहीं है, तो उस पर कानून जो है यूनियन गवर्नमेंट ही बनाती है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट पढ़िए, द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट्स आर कॉल्ड रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा सब्जेक्ट जो कि तीनों लिस्ट में ना हो उसको बोलते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल सही है। इफ़ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट देन द फॉर्मर प्रिवेल्स। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, यानी कि अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बीच कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी विवाद हो जाता है, तो यूनियन लिस्ट का ही कानून चलेगा। बिल्कुल सही है। थर्ड है यहाँ पे, व्हेन द पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ लॉ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स देन दैट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट लिस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स। तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि देखिए अगर पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के रिक्वेस्ट पर कोई भी लॉ बना रही है तो सब पे वो लागू नहीं होने वाला। तो ऐसे स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा A एंड B ओनली, यानी पहला और दूसरा सही है, थर्ड वाला सही नहीं है। जनरली जो एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं ना कि सब पे लागू होगा, सब गरीबी हटा देंगे, 100% कर देंगे या ये कर देंगे, तो कोई भी चीज़ जो एक्सट्रीम होता है कीवर्ड्स, तो वो स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इन द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना पे पूछ रहा है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सेंसस के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन कर लिया है पहले शिफ्टों में, और 2011 में जो था 15th नंबर का सेंसस था, और इसका जो रखा गया था थीम आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये इसका थीम था। और उसके बाद से होना तो चाहिए था 2021 में, बट कोरोना की वजह से नहीं हुआ और अभी भी नहीं हुआ है। ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे जो CGL में आया था 25 क्वेश्चन एज इट इज़। यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ना ही ऑप्शंस ना ही कुछ। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें तो समझ में आई होंगी। अब हम करेंगे 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 1 है करंट अफेयर्स का, हु वॉन द ग्रीन ऑस्कर विटले गोल्ड अवार्ड 2024। सो विटले गोल्ड अवार्ड जो है उसको बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर। किसको मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। ये असम से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टू होस्ट 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो 2025 का ये जो वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है कौन होस्ट करेगा? देखिए मैंने कहा था ना कि 70-80% चांसेस होता है कि इंडिया में होस्ट हो रहा है, तभी ये पूछ रहे हैं, तो इंडिया में होस्ट होगा, ठीक। और अगर पूछे इंडिया में कहाँ, तो पर्टिकुलरली गुवाहाटी असम में जो है इसको किया जाएगा आयोजन। अगला है, विच IIT अनवील्ड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। किस IIT ने 3D प्रिंटेड डमी बैलेट अनवील किया? राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। और अगर बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो 2024 वाला आया, उसमें इंडिया की रैंक है 159th, और अगर बात करें नॉर्वे है उसमें फर्स्ट पे। और ये ज़रूर याद रख लीजिएगा, इंडिया का रैंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। यानी इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ से ना आपको इसकी थीम याद रखनी है, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। यहाँ पे मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराती हूँ और रिवीजन पर्पज से मैं ये करा रही हूँ। अगर आपने मतलब पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहा है तो ये थोड़ा आपके लिए इनसफिशिएंट होगा। और अगर जो लोग पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज़ करना है तो ये ज़रूर देख सकते हैं अच्छे से इसको। तो आप जो है पहले वाले क्लास से देखिएगा, नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, हेल्पफुल हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।